हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं लर्निंग टेक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, जानेंगे कि मेजरमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या क्या तरीके हैं, हमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, सब देखेंगे आज इसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि वाई वी नीड अ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि आप गए दुकान पे। ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा कि मुझे गेहूँ ले आओ 5 किलो। ठीक है, आप गए लेने गेहूँ। ठीक है, 5 किलो गए, दुकानदार से गई। अब आप भूल गए क्या हुआ, तो आपने दुकानदार से गई, दुकानदार से आपने कही कि दुकान भैया हमें गेहूँ दे दो। अब दुकानदार ने कही कितने गेहूँ दूँ, आपने कही, आप भूल गए, आपने कही थोड़े से गेहूँ दे दो। तो उसने क्या किया, थोड़े का मतलब पूछा कितने थोड़ा, कितना थोड़ा, तो उसने कही, फिर आपने कही अंकल ऐसा करो बहुत ज़्यादा दे दो। तो फिर उसने पूछा कितना ज़्यादा। तो फिर आपको भी याद है कि मम्मी ने क्या कही थी, मम्मी ने कुछ 5 से कही तो आपने कहा भैया 5 गेहूँ दे दो। अब भैया को अजीब लगा सुनने में, पर भैया ने क्या किया, आपको 5 गेहूँ के दाने दे दिए। आपको लगा इतना तो मम्मी ने नहीं मंगाया था, तो फिर आपने जो डाला दिमाग में, तब याद आया कि हाँ भाई, तो आपने भैया से भैया 5 किलो गेहूँ दे दो। ठीक है, तो भैया ने 5 किलो गेहूँ दे दिए। इससे क्या हुआ, आप खुश हो कि आपकी मम्मी मारेंगी नहीं कि आप इतने कम नहीं लाए, जितनी मम्मी ने मंगाया उतने ले आए। दुकानदार भैया भी खुश हैं कि उन्हें मालूम तो पड़ा, चलो बच्चे ने कितने ज़्यादा पता तो चला। ठीक है, अब इससे पता क्या चला कि हमें कितना चीज़ में कितनी अमाउंट में चाहिए, वो हमने कैसे डिवाइड किया, उसकी मेजरमेंट से। और 5 किलो गेहूँ, तो इसमें किलो जो है वो एक तरह से हमारा मेजरमेंट है, जिसकी वजह से हमने बता पाया कि हमें कितना चाहिए, हमें जो अमाउंट है वो कितना चाहिए। जैसे उसको 5 किलो गेहूँ चाहिए, तो उसने बताया हमें 5 किलो चाहिए। अब मान लो ये होता नहीं, जैसे मैंने बताया, उसको पता नहीं था उसे क्या बोलना है, किलो या ग्राम। वो 5 कह रहा था, बहुत ज़्यादा कह रहा था, बहुत कम कह रहा था, तो मतलब कम्युनिकेशन हमसे हो नहीं पाई थी, हम उसको लगभग कितने चाहिए। इसी वजह से हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें कोई चीज़ कितनी चाहिए उसका हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमें इतनी चाहिए। ठीक है, और वाई वी नीड अ यूनिट, हमें यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो, आप देखोगे मेजरमेंट, ठीक है, अब यूनिट की ज़रूरत है, किस चीज़ को किस नाम से, किस यूनिट से गिना है, समझे, मतलब सिर्फ किलोग्राम से। आप देखो, अगर आप दूध देखते हो, दूध नापते हो तो लीटर में मिलता है, और जब आप पानी लेने आते हो 1 लीटर तो ये लीटर में मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप कोई चीज़ लेने आ रहे हो, जैसे गेहूँ, चीनी वगैरह, तो आपको किलोग्राम में मिलता है तो एक ही, एक ग्राम में कितने होते हैं, 1000 लीटर, और सॉरी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और ऐसे एमएल में होते हैं। ठीक है, तो यूनिट की वजह से चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में डिफाइन करने के लिए, अगर मान लो आपका वेट ना आता तो आप केजी में नापते हो, लीटर में थोड़ा ना हो कि आप कितने लीटर के हो, तो आप थोड़ा हो गए 50-60 लीटर का हूँ मैं, नहीं ना। तो इसी माने हर चीज़ों को एक बेसिक होता है कि हमें यूनिट हर चीज़ अलग होती है। आप करंट तो नहीं नापते तो इसमें 1 किलो करंट आ रहा है, 2 किलो करंट आ रहा है, नहीं, उसके लिए अलग है एम्पियर होना है, 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, इसी में यूज़ करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हो गया। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम यूनिट है क्या, हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट, मतलब कंप्लीट। आपने भी सेट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा सेट क्या होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा बहुत बेसिक देता हूँ। सेट होते हैं कलेक्शंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई सी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को सेट कहते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर उनका एक सेट बना, उनको एक ग्रुप में रख दिया, वो भी एक सेट है। ठीक है, तो ये एक सेट होते हैं। तो उसमें कह रहा है कि कंप्लीट सेट ऑल दीज, मतलब जितनी भी यूनिट्स हैं, किलोग्राम, एम्पियर और ल्यूमिनियस वाली जितनी भी हैं, मोल्स वगैरह जितनी भी, सबका कलेक्शन, उसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, बोथ इन द बेस यूनिट एंड डेराइव यूनिट। मतलब जो बेस यूनिट भी है, डेराइव यूनिट भी है। आज बताऊंगा बेस यूनिट एंड डेराइव यूनिट। ये समझिए, बेस यूनिट जो होती हैं वो पहले से डिफाइन होती है, और डेराइव यूनिट को हमें डेराइव करके निकालना होता है। ठीक है, उन्हें हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, और इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब इसकी नहीं, बस फिजिकल क्वांटिटीज़ एक ये भी है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड द टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आउट ऑफ फिजिकल, मतलब
ऐसी क्वांटिटी जो मेजर हो सकती है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी इन टर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, किसके टर्म में, फिजिक्स के टर्म में, उसी को, और उसको हम एक्सेस करते हैं देखो ये कहना चाह रहा है कि जो क्वांटिटीज़ हैं जो डायरेक्टली डिराइव हो जाती हैं, सॉरी, जो क्वांटिटीज़ हैं जो मेजर हो सकती हैं, कैसे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, है ना, और जो फिजिक्स के जो लॉ को उसको एक्सप्रेस करे उसी को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी फर्दर डिवाइड, और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको फर्दर डिवाइड कर रखा है 2 टाइप्स में। पहले आप देख लीजिए, जैसे पी क्यू मान है फिजिकल क्वांटिटी, इसको कैसे कहते हैं, एन इंटू यू, और इसमें एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू जो है यूनिट है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 5 kg, तो ये तो यूनिट हो गई kg, ठीक है, और ये 5 क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। तो ऐसे हम लिखते हैं पी को, हम समझ गए होंगे, ठीक है। पहली जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज जो मैंने आपको बताया था, बेस यूनिट बताया था, उसमें बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, इसको हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ होती क्या है बेसिकली, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंटली और अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट वो फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंस होती है अदर क्वांटिटीज़ के, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। जैसे मैं बताऊँ केजी, किसी डिफाइन है नहीं है, वो खुद का ही केजी है, मतलब कोई कह तो नहीं सकता कि एक के मतलब डिराइव तो हुई नहीं, अपने आप से ही है, केजी और डिराइव तो नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ स्पीड की यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे, मीटर पर सेकेंड। तो किससे बनाए, डिस्टेंस अपॉन टाइम से बनाए, तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का टी लेके हमने मीटर पर सेकेंड बनाया। लेकिन अगर हम कहें 5 किलो, तो किलो को हमने किसी से डिफाइन ही नहीं किया। तो ये मतलब जो किसी से हर किसी से इंडिपेंडेंस है, किसी के जरिए नहीं है, उन्हीं को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, या फिर बेस क्वांटिटीज़ में लिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। देखो मास को केजी से करते हैं, लेंथ को मीटर से, टाइम को सेकंड से, टेम्परेचर को केल्विन से, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को पता नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी से सीडी से करते हैं, कैंडियम, ठीक है, वो कैंडियम नहीं सॉरी कैंडिला, ठीक है, कैंडिला से करते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है। अब इनको डिराइव नहीं कर सकते, मतलब ना ही किसी पे इंडिपेंडेंट है कि जब यही सर्टिफाइड हो तभी ये यूनिट आएगी, नहीं, किसी के ये इंडिपेंडेंस है, किसी डिपेंड नहीं करती है वो, ठीक है। अब करते हैं डिराइव क्वांटिटी, नाम में लिख रहा है, ये हम डिराइव करके निकालते हैं। जैसे आपने मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था स्पीड का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो डिराइव करके निकलती हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करके बनी है। जैसे मैं बताया कि वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का भी, है ना। तो क्या है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट्स क्या होती है, मिनट, मीटर किस में आती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में मीटर आती है। और टाइम आता है सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, टाइम किस में आता है, फंडामेंटल है, तो उनको डिराइव करके बनी है वेलोसिटी इसकी मीटर पर सेकंड। तो ये डिराइव यूनिट जो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करके मिलती है, ठीक है। और एक बात बतानी थी आपको, जैसे आपको अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप जाके ग्रुप से ले सकते हैं मेरे, है ना, या फिर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं टेलीग्राम के लिंक पे, ठीक है। अब इसके नोट्स सब के मतलब चैप्टर 1 की जो मैंने अभी डाला था फिजियोलॉजी, उसके भी हो चुके हैं, अभी मैं डाल दिए हैं, और ठीक है। और हाँ, अगर एक और बता दूँ, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ में से छूट गई हैं या फिर कुछ चीज़ को मैंने गलत बोल दिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि जैसे कुछ रह गई हैं, कि कुछ ये भी इसमें थोड़ा और एग्जांपल करके मैं बता सकता था, या फिर कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया है मुझसे, या कोई चीज़ मैंने गलत एक्सप्लेन कर दी है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दीज क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कॉल्ड अ यूनिट, ठीक है। मतलब मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जैसे बताया, अब जैसे मीटर वगैरह उनको एक यूनिट, मतलब जो मेजर्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनका प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दीज क्वांटिटी विद अदर स्टैंडर्ड अमाउंट, ठीक है। जो स्टैंड फिजिकल क्वांटिटीज है उनको एक स्टैंडर्ड कंपेयर करेंगे किससे, क्वांटिटी से स्टैंडर्ड अमाउंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन द सेम काइंड, उसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। हेंस टू एक्सप्रेस अ मेजरमेंट ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो थिंग्स। हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करने से पहले हमें कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ जाननी पड़ेगी। और वो चीज़ क्या है? फर्स्ट, द यूनिट इन विच द क्वांटिटीज इज मेजर। यूनिट वो है जिससे क्वांटिटीज मेजर्ड होती हैं, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द numerical value or the magnitude of the quantities, example, the number of times that unit u is contained in the term of physical। अच्छा, मैंने वही बता दिया था, मैंने कुछ पहले बता दिया कि ये क्वांटिटीज मान लो, फिजिकल क्वांटिटीज मान लो, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यूनिट आएगी। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स जो भी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर डिराइव यूनिट जो भी यूनिट आती है इसमें वो आती है, ठीक है। थोड़ा ऐसे बता दिए। फिजिकल यूनिट क्या होती है और फंडामेंटल, अच्छा फिजिकल यूनिट ये वो ये बस मैंने मतलब क्या क्वांटिटीज़ का ही बता दिया। ऐसे यूनिट्स में भी होती हैं कि द स्टैंडर्ड अमाउंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड्स कॉल्ड फिजिकल यूनिट। मतलब वही है जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम चूजन करते हैं किसको मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड्स ऑफ कॉल्ड फिजिकल यूनिट, ठीक है। ये मतलब वही है जो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज में बताया एकदम वही है। इसके भी दो टाइप होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। इसके भी दो होंगे, सेम टू सेम है। अब ये पढ़ लीजिएगा, ये जो चार दे रखी हैं क्या क्या है कि द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बिलो। इट शुड बी सुटेबल साइज, इट शुड बी इजीली एक्सेलेबल है ना, इट्स नॉट वेरी विद टाइम, ठीक है। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। और समझ लीजिएगा वही है, मैंने इसको बताया दो टाइप्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट्स वही हैं जो किसी पर इंडिपेंडेंस होती हैं, जिनको डराइव नहीं किया जा सकता, ठीक है, वही है। और डिराइव यूनिट भी वही है जिनको हम डिराइव करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को नहीं डिराइव यूनिट कहते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है स्पीड एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर है हमने क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज को उठा के हमने किया था, ठीक है। वही है मतलब जो हमने उसमें बताया ना क्वांटिटीज में डिराइव क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, वही है वो यूनिट में। बस क्वांटिटीज को हटा के यूनिट लगा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। देखो जो सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज है वो किसका सेट था, वो कंप्लीट सेट था क्वांटिटीज का। ये कंप्लीट सेट है यूनिट का, ठीक है। बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी डिराइव यूनिट होती हैं, डिराइव और फंडामेंटल जितनी क्वांटिटीज होती है सब इसमें आती है, और फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, सब आती हैं। अब हम ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब हर जगह ये एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनली, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों ने ही इसको बनाया है। तो ये हर किसी भी देश में चलेगा कि वो वजन को किलोग्राम में ही नापते होंगे, और हाँ लेंथ को मीटर में ही नापते होंगे। पहले अलग था, पहले CGS वगैरह चलता था जो आपने पढ़ा होगा पुराने क्लासेस में। तो क्या लिख रखा है इसमें, एक पढ़ लीजिए। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल फॉर मेजरमेंट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मैंने वही बताया, ये सिस्टम यूनिट है विच एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट। हर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है हर जगह, ठीक है। और जो हमारे SI यूनिट में एक बार बताना भूल गया, रुकिए। और डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में मतलब डिराइव क्वांटिटी या यूनिट का बताई थी कि हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डिराइव यूनिट या क्वांटिटीज़ को बनाने में। अब वो कौन कौन सी आप ये देख लिए, हम 7 होती हैं। एक तो लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनर इंटेंसिटी है, ठीक है। जो लेंथ है उसको हम मीटर से नापते हैं, जिसको हम सिंबल लिखते हैं M से। जो मास है उसको हम किलोग्राम में नापते हैं, जिसको हम लिखते हैं kg से। जो टाइम है वो हमको सेकंड में नापते हैं, जिसको हम लिखते हैं S से, कैपिटल S या स्मॉल s, ठीक है सभी। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से नापते हैं, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल A से। और जो थर्मोडायनेमिक्स मतलब जो टेम्परेचर होता है उसे हम केल्विन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप जानते ही हो मोल, और उसको MOL से लिखते हैं, E हटा देते हैं, ठीक है। और ल्यूमिनर इंटेंसिटी हम करते हैं कैंडिला से, जिसका हम लिखते हैं CD, ठीक है। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डिराइव यूनिट या क्वांटिटीज बनाने के लिए। इन्हीं सातों के इस्तेमाल से डिराइव यूनिट बनी, जितनी भी बनी है, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की या प्रेशर की, फोर्स की, जितनी बनी है वो इन्हीं सातों को इस्तेमाल करके बनी गई हैं। जितनी भी ऐसा यूनिट बनी है इन सब की, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं, होपली आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं हम, सब इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे कि लेंथ और डिस्टेंस को हम अगर हमें बहुत दूर दूर तक, मतलब अगर हम अर्थ और क्या कहते हैं मून की डिस्टेंस नापनी होती है या फिर सन की नापनी होती है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम वन, मतलब देखो सुनो, इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। मेन डिस्टेंस मतलब हमने ये एवरेज निकाला है, कोई पक्का नहीं, पर हाँ लगभग इतनी है, इतना, इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, मतलब थोड़ी 0.2 0.3, लेकिन इतना एरर नहीं आएगा जितना आपको गलत लगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसको हम 1 AU से डिनोट करते हैं, जिसमें 1 AU जो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि 1 AU की वैल्यू ये है, तो मान लो कि हमें 7 AMU दे रखे, तो मीटर में कितने, तो एक मतलब सवाल आता है कि 1 मीटर में कितने AU होंगे या फिर AU में कितने मीटर होंगे, वन वर्ड में आंसर आता है, तो आप इसको याद करना जरूरी है। और लाइट तो आपको पता ही है, जो मतलब एक लाइट को 1 साल में ट्रेवल होने कितना टाइम लगता है इन वैक्यूम, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, इसको लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 होते हैं। मैं अच्छे से लिख दूँ, शायद ढंग से दिख नहीं होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतने होते हैं 1 लाइट ईयर में, ठीक है। इसको भी याद करिए, वो इंपॉर्टेंस में इस लाइट ईयर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा है पैलेक्टिक सेकेंड, ठीक है। ये मतलब इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एन आर्क। मतलब ये है जो डिस्टेंस होता है एक आर्क ऑफ लेंथ, मतलब ये समझो जो कैसे कहूँ, हाँ, जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है उसका जो एक आर्क का लेंथ होता है, मतलब आर्क जानते होंगे, आपको आर्क पढ़ा होगा आपने, तो उसका जो एंगल होता है 1 सेकेंड का, जो मतलब जो एंगल बनता है 1 सेकेंड के, उसको पर सेकेंड जो होता है उसको होता है 3.084 इंटू 10⁻6 मीटर, 3.26 लाइट ईयर भी कहते हैं इसको, समझे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करें थोड़ी छोटी चीज़ें, तो हमने बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करी, जो हमने इससे बात करी था बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रहे थे, करें थोड़ी छोटी चीज़ों, जो माइक्रो या माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रो या माइक्रोमीटर को हम 1 म्यू एम के डिनोट करते हैं, इसका म्यू मीटर से नोट करते हैं, और 1 म्यू मीटर में 10⁻6 मीटर होते हैं। और नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम यूनिट में होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होते हैं। जो एंगस्ट्रॉम यूनिट को ऐसे लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ऊपर होता है सर्कल थोड़ा, इसको होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब देखो मैं बताऊं, नैनोमीटर और ये फेरमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से मतलब आता है। और एक माइक्रोमीटर में मतलब एवरेज है, मतलब 50-50 आता है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आता, लेकिन इन दोनों में से क्वेश्चन हमेशा आते हैं जिसमें नैनोमीटर होता है, तो इसका याद रख जाइए कि इतने 1 फेरमी में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। मतलब फेरमी क्या होता है, द यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज, मतलब जो यूनिट है जिसको हम मेज़र करते हैं, मतलब जो वो यूनिट जो मेज़र करती है न्यूक्लियर साइज को, तो 1 FM इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। और मैंने आपको उसमें बताया होगा अपने फिजिकल वर्ल्ड के चैप्टर में कि जो शॉर्ट न्यूक्लियस फोर्स वीक न्यूक्लियस फोर्स होती है ना, उसकी रेडियस इतनी होती है 10⁻15 मीटर, इसको हम 1 फेरम मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा उसका देख लेते हैं मास का। तो मास में आता है पाउंड 1 LB इज इक्वल टू 0.53, मतलब ये देख लीजिएगा, वैसे मास में इतने आते नहीं हैं, टन वगैरह का देख लीजिएगा 1 टन में कितने होते हैं, देखो, ठीक है, देख लीजिएगा आप इनको। एटॉमिक मास यूनिट AMU, इट इज़ द रिफाइंड, मतलब जो AMU होता है ना वो कार्बन का 1/12 मास होता है, ठीक है, जिसमें 1 AMU में हमें 1 AMU में कितने होते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है।
अब बात करते हैं मेजरमेंट एंड एरर की। देखो, जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ एरर होते ही हैं। अब मान लो आप कहीं भाग रहे हो और आपसे पूछा कि आप कितने किलोमीटर भागे, आपने कहा कि मैं भागा 3.236 किलोमीटर। अब मैंने मान लिया कि आप इतना नहीं भागे, मतलब मान लो आप 3.2 आप भागे हो, चलो 5 भागे, लेकिन 6 में क्या पता आप 5.3 वो 3.54 भागे हो या 3.57 भागे हो। मतलब ये है, जैसे आपने कहा कि आप भागे 3.256 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने कही नहीं आप इतना नहीं भागे, क्या पता 3.25 इतना तो श्योर भागे हो, ठीक है। अब मान लो आपसे मेजरमेंट में गलती हो गई, आप मान लो 4 भागे हो या फिर मान लो आप 8 भागे हो, ये हो सकता है। अब मतलब हम कुछ भी करते हैं तो उसमें एरर आ ही जाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। नीड्स फॉर मेजरमेंट, वो तो मैंने बताया था, ऑल इंजीनियर फिनोमिना डील विद डिफाइंड एंड मेजर क्वांटिटीज एंड सो डिपेंड ऑन द मेकिंग ऑफ मेजरमेंट। मतलब वो ये जितने भी इंजीनियर हैं उनको कोई डील करनी पड़ती है डिफाइंड मेजरमेंट और क्वांटिटीज़ को, तो डिपेंड करता है उनकी मेजरमेंट पे। वी मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज इन मेकिंग दीज मेजरमेंट टू मेक, मतलब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो मेजरमेंट लेते हैं एकदम प्रिसाइज हो, ठीक है। अब प्रिसाइज एक्यूरेट क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। मतलब प्रिसाइज मतलब एकदम सही हो, एकदम मिलता जुलता हो, ठीक है। टू मेक अ मेजरमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कंपेयर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वेटिंग ऑफ मटेरियल कंपेयर इट्स विथ अ स्टैंडर्ड वेट ऑफ 1 किलोग्राम। The result of the comparing is expressed in the term of multiples of the known quantities, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो मतलब एक तरह के पावर मान लो, जैसे 3 की पावर, जैसे कि 2 की पावर 3 है, तो जो 3 है वो एक पावर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। जैसे 2 की पावर 3 है, तो जो 3 है जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। देखिए क्या लिख रहा है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज गिवन अस अ वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ, मतलब पहले यहाँ से देख लीजिए कॉमा तक। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज इज गिवन अस द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो एक क्वांटिटीज होती है जो हमें देती है, जो मतलब जो क्वांटिटीज गिव अस द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू, मतलब वो क्वांटिटी जो मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू, जो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है उसके नियरेस्ट जो वैल्यू आती है उसको हम पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। मतलब जैसे कि आपको कोई एक्चुअल वैल्यू 3 है और आपका आ रहा है 2.99, जो मतलब बहुत नियरेस्ट जो वैल्यू होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। शुरू में गलत हो गया था, मतलब 10 से मैं बता रहा था, सुटेबल पावर ऑफ 10, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,400 किलोमीटर, मतलब 6,400 किलोमीटर। 6.4 10⁶ मीटर भी लिख सकते हैं इसको हम, तो टेकन एज 10, 6.4 एज 10 साइज ऑफ अर्थ 10⁷, ठीक है। मैं सीधे कहना चाहता है, जैसे हमने लिखा ना 6.4 इंटू 10⁶ लिखा है, ठीक है, इसको मिला के 7 हो जाएगा, सीधी सी बात है। मीटर में, किलोमीटर में नहीं है, मीटर में। Hence the order of magnitude of size of earth is 7, मतलब जो 10 के ऊपर जो पावर होगी, हाँ सही है, जो मतलब 6.4 इंटू 10⁷ है ना, 7 जो होगी इस 10 को मिला के, वो जो पावर होगी, जो ऊपर जो पावर होगी 10 के, वो होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इन ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट द डिस्टेंस इट्स वेरी फ्रॉम रेडियस प्रोटॉन 10⁻15, ये 15 होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टू साइज यूनिट 10⁻26, ये भी 10⁻26 होगा, वो होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब जो पावर के ऊपर जो लिखी जाती है नंबर वो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वैसे इतना जरूरी नहीं है, मैंने आपको थोड़ी बता दिया। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। द लेंथ मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेटिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स,
देखो लेंथ क्या होती है, आपका मान लो आपके सामने कोई खड़ा है तो उसकी और आपके बीच में कितनी दूरी है डिस्टेंस में, रिलेशन में नहीं, अरे बहुत दूर है सर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब डिस्टेंस में वो कितना दूर है, उस आपके पॉइंट को उसके पॉइंट को मिला के उसी को हम डिस्टेंस या लेंथ कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ, दो मेथड होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड देखते क्या होता है। इन दिस मेथड मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन्वॉल्व द यूज ऑफ, ठीक है, इन इस मतलब डायरेक्ट मेथड में ना, तो देखिए पॉइंट क्या गया, पहले मेजर स्केल फॉर डिस्टेंस फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻²। हाँ देखो, जो मीटर स्केल जो होता है जो डिस्टेंस नापता है किसका 10⁻³ से मीटर 10⁻², मतलब 100 मीटर तक नापता है। आपने देखा होगा जैसे आप किसी कपड़े पे आते हो तो आप कहते हो भैया 1 मीटर कपड़ा दो, तो उसमें बहुत लंबे लंबे स्केल होते हैं, उससे वो नाप के देता है। तो वो कितने होता है, -3 मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक, मतलब 100 मीटर तक होता है। 100 मीटर तो शायद ज़्यादा होते हैं, वैसे 100 मीटर तक होते हैं, ठीक है। अब बात सेकंड पॉइंट देखते हैं, वर्णन कैपिलर फॉर डिस्टेंस अप टू 10⁻14। ये मतलब एक आपको शायद पता नहीं होगा, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, इस मतलब एक वेरनाई कैपिलर, मतलब मेरे पे है नहीं है, मतलब आपको दिखाता, थोड़ा आप गूगल पे करेंगे ना क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अ स्क्रू गाइज एंड स्पेरोमीटर फ्रॉम डिस्टेंस। अच्छा ये बता रखे कौन कौन सी डीजे कितनी छोटी छोटी वैल्यू को हम नापने के कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, कौन कौन से मतलब स्केल हम यूज़ करते हैं। देखो आपके पास स्केल आता है 15 आप 5-10 रुपये का स्केल आता है, जो उसमें 15 सेंटीमीटर उससे लेकर एक स्केल आता है 10⁻² तक, वो 2 तक का मीटर आता है, उसे हम मीटर स्केल हम स्केल कह रहे हैं सिंपली। एक ही वाला स्केल आता है, एक ही वाला आता है, ठीक है। आप गूगल पर डालेंगे इन दोनों का आपको फोटो दिख जाएगी कैसा होता है। मेरे पे है नहीं है और मैं और चित्र भी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का। दीज मेथड आर यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंस सच आर, हाँ देखो देखो हम जो डायरेक्ट मेथड में होता है, हम एक तो मतलब नापते हैं खुद ही, स्केल ले आके खुद स्केल से नापते हैं, या फिर कोई मेजर हम पे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम नापते हैं और उसको बताते हैं कि इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर का है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में नहीं होता ऐसा, क्यों नहीं होता, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे नापना है कि हमारे अर्थ से मून का क्या डिस्टेंस है। अब ये तो है नहीं है स्केल लेकर गया नापने बैठा, ऐसा तो मुश्किल नहीं है, तो हम थोड़ा मतलब इनडायरेक्टली देखते हैं कि मतलब थोड़ा मीन ऐसे ऐसे कैलकुलेशन लगाते हैं खुद ही कि अच्छा अगर सन इतने दिन में इतना रोटेट करा ये करता है तो उसका एंगल कितना होगा, उसका एंगल डिस्टेंस मिला के हम एकदम एक एवरेज निकाल दें कि इतना होगा, एक एवरेज, उसे हम इनडायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं। जैसे कि these method are used to measure large distance such as distance of planet or a star from earth, ठीक है। ये मतलब या प्लेनेट का या अर्थ का डिस्टेंस नापने करते हैं, इतनी दूरी के लिए हम नापने यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस सच एज इको मेथड, पेलेक्स मेथड, लेजर मेथड, रेंडर मेथड, पर अभी हम पेलेक्स मेथड के बारे में बात करेंगे। मतलब ये मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड को नापने के लिए, ठीक है। पेलेक्स मेथड के बारे में बात करते हैं। पेलेक्स मेथड इज apparent shift in the position of object with respect to another। मतलब एक apparent shift होता है किसके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू दूसरे विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। व्हेन वी शिफ्ट आवर आइज साइड वाइज, देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई आप एक ऑब्जेक्ट देखते हो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप अपनी एक सीधी आंख बंद करके इसको उल्टे आंख से देखोगे तो ये आपको अलग जगह दिखेगी, पर आपने आप उल्टी आंख बंद करके सीधी आंख से आपको अलग वो दिखेगी, क्या दिखेगी, अलग अलग डायरेक्शन में दिखेगी। थोड़ा मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगी और उधर शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ा राइट, अगर आप अपने सीधे आंख से देखोगे तो आपकी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा वो डिस्टेंस, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता दिखेगा। उसी को हम अपरेंट शिफ्ट कहते हैं कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को हम देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम
एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को देख रहे हैं, तो वो जितना शिफ्ट हुआ उसको हम अपरेंट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। द क्लोजर ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव इन द डायरेक्शन, द क्लोजर ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अदर अवर आइज। देखो मैंने वही एग्जाम्पल वही बताया था, वही है। लार्ज डिस्टेंस सच आ डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट और अ स्टार फ्रॉम अर्थ कैन बी मेजर बाय पैरेक्स मेथड। जो मतलब सन या स्टार या प्लेनेट का जो नापा जाता है डिस्टेंस, मतलब कि अर्थ से उस प्लेनेट का कितना डिस्टेंस है, उस अर्थ से उस स्टार का कितना डिस्टेंस है, ये सब पैरेक्स मेथड से यूज होता है, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल देख लीजिए, ये डिस्टेंस ये डी है, इसका नाम ये मान लो ALR डी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, देखो इन फिगर वी होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट, यहाँ पे एक पेंसिल रखी गई है इस पॉइंट पे, ठीक है। अगेन सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड अ बॉल अ लुक द पेंसिल फर्स्ट, ठीक है। मतलब पेंसिल है और ये सामने एक बॉल दिख रही है, ये LR, ये एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक है। ये जितना ये ना ये एक दीवार है, ठीक है। अब हम अपनी लेफ्ट आंख बंद करते हैं, पेंसिल के ऐसे मतलब ऐसे हम पेंसिल रख देते हैं, ऐसे पेंसिल रख देते हैं। अब ये मान लो ये है, अब मैं एक आंख बंद करूँगा तो ये मुझे इधर शिफ्ट होती दिखेगी, अब मैं दूसरी आंख बंद करता हूँ तो मुझे इधर शिफ्ट होती दिखेगी, ठीक है। वही बता रहा है इसमें, देखो फर्स्ट थ्रो आवर लेफ्ट आइज L क्लोजिंग द लेफ्ट आई, पहले हम अपनी जो लेफ्ट आइज है उसको क्लोज करें तो वी फाइंड द पोजिशन ऑफ, तो जो पेंसिल का जो चेंज है वो चेंज होता दिखेगा आपको विद रेस्पेक्ट टू बैकग्राउंड वॉल, ठीक है। मतलब यही है कि आपको वो चेंज होता है, मतलब सीधे से बताओ उसे पैरेक्स कहते हैं। पैरेक्स का मतलब उसे हम पैरेक्स कहेंगे, जो हम किसी चीज़ को हम अलग नज़रिए से, हम अलग जगह से देख रहे हैं और उसका चौबीस हमें जितना शिफ्ट होता दिखेगा उसे हम पैरेक्स कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द L eyes L एंड राइट साइड R इज द बेसिस, सो LOR इज इक्वल टू थीटा। देखिए LOR, अच्छा ये O है, ये O आएगा, LOR इसे हमने थीटा नाम दिया है, ठीक है। इस कॉल्ड द पैरेक्स एंगल और पैरेक्सिक, ठीक है। इसे हम ये इसका नाम दे दिया। अब ये देखो टेक एंगल R एज एन आर्क, ठीक है, ऑफ लेंथ B एंड रेडियस LO एंड RO इज इक्वल टू D। तो पैरेक्स एंगल जो होगा थीटा इज इक्वल टू B/D होगा, ठीक है। और नो B एंड मेजरमेंट Q इज द रेडियन, तो वी कैन कैलकुलेटिंग D एज L। देखो मैं बताऊँ, देखो मैंने ये बताया, ये थीटा मान लिया, ये डिस्टेंस D और ये R है, ठीक है। ये सॉरी R नहीं, ये B था, स्मॉल b, ये R है, ये O है, ये थीटा है। तो अगर आप देखोगे ना, जो D जो है वो बहुत छोटा है किसके कंपेरिजन में, D के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि ये तो हम एक बॉल का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, पैरेक्स मेथड यूज़ होता है एक स्टार और अर्थ के डिस्टेंस या प्लेनेट के डिस्टेंस नापने के लिए। अब जो हमारा ये सी आर है, एल आर है, मतलब एल आर है, वो है क्या, बेसिकली ये रेडियस है किसका, अर्थ का रेडियस है। और अर्थ का रेडियस इतना बड़ा तो है नहीं है, अर्थ का रेडियस इतना तो है नहीं है कि हम प्लेनेट तक पहुँचा, नहीं। प्लेनेट का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है किसके कंपेरिजन में, हमारे अर्थ के रेडियस कंपेरिजन में। तो ये एक तरह से नेग्लेजिबल हो जाएगा। नो बी एंड मेजरमेंट ऑफ थीटा इन रेडियन, वी कैन कैलकुलेटिंग डी एज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर टू लार्ज। देखो मैंने बताया था ना, जो डी है वो एक अगर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से देखें तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बी अपॉन डी इज मच मच ग्रेटर देन 1, समझ रहे हो। पैरेक्स एंगल थीटा इज टू स्मॉल टू द मेजर, तो जो थीटा होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि जो डी है, जो बी है बहुत छोटा है। तो पॉइंट कैसे आएगा, 0.000 में आएगा। उसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो बी अपॉन डी करेंगे तो बहुत छोटी आएगी, क्योंकि इसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा, डिवाइड करें 0.00 कुछ आंसर आएगा, ठीक है। अब ये बात, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अब हम आगे बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की। देखो कुछ लोगों को लगता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक है, नहीं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन अलग अलग होते हैं। जो एक्यूरेसी होती है, जो आपका ट्रू वैल्यू होती है, उससे वो जो आपकी वैल्यू आई है उससे वो कितना पास है। और प्रिसीजन जो होती है, जो आपकी नंबर ऑफ वैल्यू वो आपस में कितनी पास है।
जैसे कि एक्यूरेसी होती है, जैसे आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो होनी चाहिए 4 और आपकी वैल्यू आए 3.99 या 3.98, तो जो ये वैल्यू आई है आपकी 3.9 या 3.98, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है 4, मतलब ट्रू वैल्यू जो 4 है वो उससे कितना एक्यूरेट है, उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। प्रिसीजन क्या होता है, जो आपकी मेजर वैल्यू, जैसे आपने ये 2 मेजर वैल्यू नापी हैं तो ये आपस में कितनी क्लोज हैं, उनको हम प्रिसीजन कहते हैं। जो आप वैल्यू निकालते हो वो आपस में कितनी क्लोज होती है उसे हम प्रिसीजन कहते हैं, और जो आपकी वैल्यू निकलनी चाहिए और जो आपकी वैल्यू निकली है वो आपस में कितनी क्लोज है उन्हें हम एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा उससे पढ़ेंगे। देखो, इन आवर रियल वर्ल्ड टू टर्म्स आर यूज्ड, बट टू टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर ऑफ्टन यूज्ड एज इंटरचेंजेबल बट दे हैव स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है एक्यूरेसी। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर्स ऑफ होल क्लोज हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू ऑफ, मैं बताया था ना, जो एक्यूरेसी होती है वो मेजरमेंट होती है किसका, जो आपकी जो वैल्यू आई है, मेजर वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, उसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीजन जो होता है वो होता है प्रिसीजन टेल अस टू व्हाट रिजोल्यूशन फॉर लिमिट एंड क्वांटिटीज मेजर, मतलब जो जैसे कि आपकी 3-4 निकली है तो वो 3-4 जो मेजर वैल्यू वो आपस में कितनी क्लोज हैं, उसी को हम प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एरर इन मेजरमेंट्स में। जैसे मैंने बताया कि हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर तो आ ही जाता है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल बताया कि मतलब आपने कोई मतलब कुछ ना कुछ एरर आ ही जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मैंने पूछा कितने किलोमीटर चले हो, तो आपने कही आप चले हो 3.256 किलोमीटर। अब मैंने कही 3.25 चलो मान लो है आपका एक्यूरेट, और जो 6 है उसमें आपको मेज़र करने में एरर आ गया हो, क्या पता 2.54 हो या 2.58 हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये एरर ही है। ठीक है, तो हम जब भी कुछ मेज़र करते हैं उसमें एरर आ ही जाता है। अब एरर को हम कैसे मेज़र करते हैं, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है उन दोनों को माइनस करके हमारा एरर निकलता है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियल अ प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। ठीक है, टू मेजर any physical quantities we compare it with standard unit of the quantities. No measurement is perfect as the error involved in the process cannot be removed completely. ठीक है, वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। So the difference in the true value and the measure value quantities are called error। जैसे मैंने बताया तो एरर कैसे निकलता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ठीक है, जनरली द एरर कैन बी फर्दर क्लासीफाई। अच्छा देखो, जो एरर होते हैं हमने उनको फर्दर क्लासीफाई कर रखा है, किसमें, सिंथमेटिक एरर में और रैंडम एरर में। अभी हम सिंथमेटिक एरर के बारे में बात करते हैं। सिंथमेटिक एरर होता क्या है, दोज एरर डेट टेंड टू बी वन डायरेक्शन एदर पॉजिटिव नेगेटिव आर कॉल्ड सिंथमेटिक एरर। देखो, जो एरर है जो ट्रेंड करता है या तो वो नेगेटिव होगा, मतलब या फिर नेगेटिव में ज़्यादा होगा, मतलब जैसे इसी ऐसे लेते हैं 3.25 आपका मेजर वैल्यू है, लेकिन आपका आंसर कुछ ऐसा है, मतलब आपका ये नहीं है, आपका जो मेजर वैल्यू या तो 0.25 ज़्यादा है या कम है, मतलब कि या तो ये मतलब आपका एक्चुअल वैल्यू मतलब 3.22 और 3.36 है, या नहीं 6 ज़्यादा हो गया, 3 है ना तो 8 होगा। आपका जो ट्रू वैल्यू वो 2 है, या तो 3.22 आना चाहिए या 3.38 आना चाहिए, ये आपका ट्रू वैल्यू है। तो जो आपका जो एरर है वो या तो 0.3 माइनस करके निकलेगा या फिर 0.3 प्लस करके निकलेगा, वो इसमें कह रहा है, उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। वो जो एरर है या तो कुछ प्लस करके हमें आंसर आए या कुछ माइनस करके, उसी को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है वो कैसे कैसे आ सकता है। जो सिस्टमेटिक एरर है वो हमें इंस्ट्रूमेंट एरर से भी हो सकता है, मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ही गलत हो, वही एरर दे रहा हो बार बार नापने में। दे अकर ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग और सेलिब्रेटिंग ऑफ द मेजर, मतलब
जिससे हम नाप रहे हैं या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई गलती हो गई है या फिर हम इसको इम्परफेक्टली उसकी जो डिज़ाइन है वो गलत बना हुआ है, जिसकी वजह से जो एरर मिल रहा है बार बार, उसे हम सिस्टमेटिक एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट का भी एरर हो सकता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से एरर आ रहा हो, वो गलत बना हो या गलत मैन्युफैक्चर हो या उसकी डिज़ाइन ही गलत हो, इसकी वजह से आ रहा है। एग्जाम्पल इन अ वर्नियर कैलिपर स्केल द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर कैलिपर मे बी नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क्स ऑफ मेन स्केल। देखो मतलब मेरे पे है तो नहीं, इतना बता सकता हूँ कि दो होते हैं, एक होता है सर्कुलर स्केल होता है और एक हम ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट करके आते हैं। तो जो मेन स्केल, एक मेन स्केल होता है, एक कोन और जीरो स्केल, एक मेन स्केल होता है और एक मतलब दो होते हैं। अगर जो मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करता है उसके जीरो पे, तो मान लो कि आपका एरर जीरो है। अब मेरे पे है नहीं है, मतलब मैं आपको या तो फोटो में मैं हो नहीं पाता, मतलब मैं आपको जरूर दिखाता, वहाँ गूगल पे देखेंगे तो आप समझ में आएगा, या फिर आप थोड़ा आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें डायग्राम सब दे रखा है, या फिर कोई आपके हो प्राइवेट वाली बुक, उससे आप देख सकते हैं। दूसरा एरर है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, मतलब आपकी टेक्निक में ही कोई गलत है, मतलब जिस हिसाब से आपको मेजर करना है, अब लेकिन आप गलत मेजर कर, आपको आता ही नहीं है कैसे मेजर करते हैं, तो आपकी टेक्निक ही गलत है, आप गलत मेजर करोगे, उससे भी एरर आ सकता है, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, कि आपकी टेक्निक ही गलत है। ठीक है, जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसमें जो 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 जैसे जैसे आपको प्रोसेस करना है वो आपका प्रोसेस ही गलत है, उसकी वजह से एरर आ सकती हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं। पर्सनल एरर की हमारी ही गलती से हमने ही कुछ गलत कर दिया, उसकी वजह से एरर है, और यही सबसे ज़्यादा होता है, हम ही गलत करते हैं और दुनिया सही है, सब हम ही गलत हैं। तो ये पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, दीज एरर आर साइन ड्यू टू इन एक्सपेंस ऑफ द ऑब्जर्व सच लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus एंड टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। देखो एक्सेट्रा ये कह रहा है, मान लो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो आपने ढंग से परफॉर्म नहीं किया, मान लो आप जो आपने ढंग से उसको ऑब्जर्व नहीं किया कि नहीं ऐसा तो नहीं, आपने ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया, तो ये आपकी गलती, क्यों ऑब्जर्व नहीं किया, या फिर आपने ढंग से जो आपको सेटिंग करनी चाहिए आपने ढंग से सेटिंग नहीं करी है, मतलब आपको मतलब कोई इधर इधर उधर लगाया था, आपने उल्टा लगा दिया, तो उसकी वजह से एरर, आपको गलत आंसर मिल रहा है, तो एरर आ गया। अब आपने ढंग से मतलब सेटिंग नहीं करी किसी चीज़ की, या फिर जो आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो वो आप गलत तरह से यूज़ कर रहे हो, मतलब आप गलत तरह से यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपके पर्सनल एरर की वजह से आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, मतलब कैसी होता है, मान लो आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, एकदम से लाइट चली गई और आपका एरर आ गया, या फिर बोल्ट में इधर ऊपर नीचे हो गया तो इसकी वजह से आपका एरर आ गया, तो ये एक एक्सटर्नल कॉज है, मतलब कोई ऐसी घटना हुई है अचानक से जिसकी वजह से आपका इम्परफेक्ट आ गया। वेरियस पैरामीटर सच एज चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो गया अचानक से, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, एक्सेट्रा ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट में अफेक्टेड द रीडिंग मेजरमेंट। तो ये जो होते हैं एक्सपेरिमेंट जिनमें मतलब कोई चीज़ आपको मतलब ऐसी हो जाती है, उसकी वजह से आपका जो मेजरमेंट है उस पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, होपली आपको समझ में आ गया होगा सिस्टमेटिक एरर में क्या क्या मतलब किस किस वजह से होती है, सिस्टमेटिक एरर क्या क्या मतलब क्या क्या मतलब कैसे कैसे एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर होता है, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से होता है, पर्सनल एरर होता है, और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज भी होता है। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो हम रैंडम एरर के बारे में देख लेते हैं कि द एरर विच अकर इन रेगुलर एंड रैंडम इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। मतलब एरर है वो अकर होता है इन रेगुलरली, मतलब एरर ऐसे आता है, रैंडमली आ जाता है, रैंडमली आ जाता है, कैसे आ गया, रैंडमली आ गया ना, इसमें कुछ पता नहीं कैसे हो गया था, इस तरह के को हम रैंडम एरर कहते हैं। दीज में ऑल्सो अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रैक्टिकेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन। तो ये जो एरर होते हैं वो अराइज हो जाते हैं या तो रैंडमली या फिर अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंट, जो हमने मतलब सोचा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है, उसकी वजह से हमें एरर मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है टेम्परेचर प्रेशर इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन, एग्जांपल प्रेशर एंड प्रेशर इन वोल्टेज, हाँ टेम्परेचर प्रेशर वोल्टेज सप्लाई वाइब्रेशन। देखो मतलब ये है कि आपको जो प्रेशर लेना चाहिए और जो टेम्परेचर प्रेशर है उसकी वजह से अलग ही कुछ एक्सपेरिमेंटली हो गया कंडीशन, एक अलग ही कंडीशन हो गई, प्रेशर वहाँ के एकदम अचानक चेंज हुआ, तो रैंडमली एकदम चेंज हो गया और आगे कुछ हो गया, तो उसकी वजह से रैंडम एरर ओवर होते हैं।
दे आर ऑल्सो नोन एज चेंज एरर, चांस एरर, ठीक है। व्हेन द पर्सन रिपीट द ऑब्जर्वेशन ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम, ठीक है। मतलब वो कैसे हर बार परफॉर्म करेगा उसको अलग ही मिले, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी गलती नहीं, एक रैंडमली वो आकर हो रहा है, वो एरर रैंडमली आकर हो रहा है, उसमें उसका हाथ नहीं है, कुछ भी ना कर सकता। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिलेटेड टू द सिस्टमेटिक एरर बट प्रिसीजन इज रिलेटेड टू द रैंडम एरर। देखो जो एक्यूरेसी है वो रिलेट करता है किसको? सिस्टमेटिक एरर में आता है। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है? जो एक्यूरेसी है वो सिस्टमेटिक में एरर में आता है, और जो प्रिसीजन है वो हम उसमें काम रैंडम एरर में लेते हैं, विच इंक्लूड लीस्ट काउंट एरर। जो मतलब जो हमें जो एरर है वो बहुत मतलब होता तो है, पर हम उसको कहते हैं कि हाँ इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ बिगड़ेगा नहीं इसको लेके, इसे हम लीस्ट काउंट करते हैं, एरर को इतना काउंट नहीं करते, प्रिसीजन लेते हैं इसलिए। देखिए अब लीस्ट काउंट एरर होते क्या है? लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो वैल्यू है जो इसको मेजर कर रहे हैं, जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे किसकी छोटी जो होती है वैल्यू, उसको हम लीस्ट काउंट मतलब काउंट करते नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, अ मीटर स्केल हैविंग ग्रेजुएशन एट 1 mm, 1 मिलीमीटर जी होता है तो आपको पता ही होगा। स्केल स्पेसिंग हैज एटलीस्ट अकाउंट 1 मीटर या 0.1 सेंटीमीटर। जो मतलब जो स्केल होता है, जो आप स्केल यूज़ करते हैं पैमाना वगैरह, उसमें आप देखा होगा जो डिस्टेंस होता है 1 मीटर होता है, सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा वो होता है, यहाँ से 0.1 सेंटीमीटर, एक ही बात पड़ती है। तो हैंस द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो सबसे छोटी मतलब वैल्यू होती है ना, जिसको हम काउंट करें, कोई बात है इतना तो ज़्यादा कुछ बिगाड़ेगा नहीं तुम्हारा इतना छोटा सा, इसी माने तो एब्सोल्यूट। अब जो ठीक है लीस्ट काउंट होता है जिसको हम मतलब होता तो एरर तो होता है पर इतना नुकसान नहीं करता, तो इसलिए आप आपको काउंट नहीं करते, बहुत कम ही काउंट करते, इसलिए हम इसे लीस्ट काउंट एरर कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परफेक्ट परसेंटेज एरर होता क्या है? ये सब रैंडम एरर में ही आता है, ठीक है। ये इनके टाइप समझ लो। जो एब्सोल्यूट एरर होता है तो मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज मेजर्स एंड द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। देखो जो मैग्नीट्यूड जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो होता है जो आपकी जो ट्रू वैल्यू है और जो आपकी वैल्यू आ रही हैं उनका मीन निकालते हैं, उसी को हम ऐसे कहते हैं। जैसे कि ये देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, ये आपकी मेजर वैल्यू आई है A1 A2 प्लस A2 पावर n तक, और जितनी है उसकी n को डिवाइड कर दिए, उसमें आपको निकल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दूँगा, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। इट इज़ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट इन क्वांटिटी। मतलब इसमें तो क्या था, जो आपकी मेजर वैल्यू आ रही है उनका मीन निकालते हैं, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर में जो एब्सोल्यूट एरर आपका आया उसका मीन निकालते हैं, ठीक है। हाँ देखो एक बता देता, जो एरर को ना हम डेल्टा से नोट करते हैं, ये डेल्टा होता है, ये होता है एरर, कितना एरर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड हैविंग द वैल्यू 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देखो मीन वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हमें एब्सोल्यूट एरर का इन करना है, और इसका मतलब है हमने एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं। जैसे मैंने बताया क्या करते हैं, जितनी हमें मेजर वैल्यू है उनको आपस में प्लस कर देते हैं। 2.9 है प्लस 1.33 है प्लस 1.34 है, इसको प्लस करेंगे इससे 1.35 से, प्लस 1.32 प्लस 1.36, 1.30 प्लस 1.33, इन सबको प्लस करा, कितनी वैल्यू है? 3, 3, 8 है, डिवाइड बाई 8 कर देंगे, ठीक है। इन सबको प्लस करके डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आप, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1062 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, मतलब 10.62 आएगा इसका आंसर आपका। तो टोटल आपका आंसर आ गया 1.33, ये आपका आ गया, ठीक है। ये जो आपका आया है वो आया है आपका एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये होनी चाहिए, मतलब आपने जितने भी हमने आप मेजर निकाल रहा है उसका आपने मीन निकाल दिया, तो एब्सोल्यूट एरर ये हो गया, ठीक है। आपने इसका मीन निकाल दिया, उसमें क्वेश्चन दे रखा है, अब निकालेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है वो देखिए।
ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का आंसर आपका ये है। आपको ये है ना मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव, आपसे कहें कि एब्सोल्यूट एरर निकालो तो आप इसी तरह से निकालोगे। ठीक है, अब हमसे कहते हैं कि मीन निकालो किसका, एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, ये जो आपको बताया ये आप मतलब जो आपका मेजर वैल्यू उसमें आंसर दिखा दिया, क्या मतलब एक्यूरेट दिखा दिया, इतना आंसर होगा। ठीक है, अब निकालेंगे एब्सोल्यूट, अब इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है पहले हम वो निकालेंगे। तो कितना एब्सोल्यूट एरर है वो हम कैसे निकालेंगे, मान लो हमने इसको डिनोट कर दिया μ1 से, डेल्टा म्यू से डिनोट कर दिया, तो क्या करेंगे 1.33 माइनस 1.29, जो हमारी वैल्यू आई है उसको माइनस करेंगे पहले से, फिर इससे माइनस करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे, ऐसे माइनस करते आएंगे। ठीक है, और सुनो एक बता दूँ, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आप माइनस करो तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। ये है μ2 1.33 माइनस 1.33, डेल्टा μ3 1.33 माइनस 1.34, हमेशा ये पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका मतलब आप देख लीजिएगा, मैं आपको एकदम आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा मतलब, तो इनके जो आंसर आएंगे, इनके जो भी आंसर आएंगे इसका 0 आएगा। तो इन सब का फिर आप फिर से ऐसे करेंगे, जैसे कि μ1 का आ जाएगा आपका 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 और प्लस 0 आंसर डिवाइड करेंगे। 8 ही थे तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ऐसे निकलता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, समझ गए, इन सबको माइनस करके जो निकलता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की और परसेंटेज एरर की। वो होता क्या है बेसिकली, फ्रैक्शनल एरर और एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। देखो, फ्रैक्शनल एरर को हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर बहुत इजी होता है। फ्रैक्शनल एरर कुछ नहीं होता, जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना उसको डिवाइड कर देते हैं जो आपकी मीन वैल्यू आई है। मतलब ये देखिए कि आपकी मीन वैल्यू ये है, ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, तो इनको आपस में डिवाइड कर दो, आपका निकल जाएगा फ्रैक्शनल एरर। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज मेजर्ड। ठीक है, द रिलेटिव एरर ऑफ फ्रैक्शनल, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया इसका मीन वैल्यू जो आई है उसको डिवाइड कर दो। परसेंटेज एरर भी यही होता है, वे ना उसको मतलब इंटू 100 कर दो, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। वे ना फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटेड एरर इज एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज, देन परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, इसको इससे डिनोट करते हैं मीन, जो आपका ना ये आंसर निकला है इसको इंटू 100 कर दें, आपका आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर भी निकालना था। ठीक है, तो हमारी मीन वैल्यू क्या आई थी 1.33, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर था हमारा 0.02। तो हम फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, थर्ड लिख देंगे यहाँ पे, इसको हम थर्ड लिख देंगे। तो 0.02 हमारा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, हमारी मीन वैल्यू क्या आई थी 1.33। तो इसका जो आंसर निकलेगा, और फिर अगर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो हम क्या करते हैं 0.02 डिवाइड बाय 1.33 इंटू 100, तो ये होगा हमारा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.015, राउंड ऑफ कर देंगे तो यही आ जाएगा 0.02, राउंड ऑफ कर देंगे तो इसको इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा 2% एरर होने के चांस है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, या आपको लगा हो कुछ मैंने कुछ छूट गया है पार्ट या कुछ गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं उसको सुधार करूँगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अगले पार्ट में देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब हम अगली वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे चैप्टर में, और थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो अभी हम खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, और लाइक ज़रूर कर दीजिए।